प्यार यानी लव एक बहुत ही अनोखा एहसास है। यह बहुत गहरा, कोमल और सुख देने वाला होता है, क्योंकि यह बहुत ही निजी मामला है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इस पर लैब में टेस्ट या जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारी अपनी सोच जो भी हो, हम दिमागी डॉक्टरों का काम ही यही है कि हम इंसानों और जानवरों की हर हरकत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझें। अगर प्यार या लगाव की बात करें तो हम दिमागी डॉक्टर अपने इस काम में फेल हो गए हैं। हमें प्यार के बारे में जो थोड़ा बहुत पता है वह बस देख परख कर ही पता चला है, और जो कुछ भी हम इसके बारे में लिखते हैं उससे कहीं अच्छा तो कवि और कहानी लिखने वाले पहले ही लिख चुके हैं। पर इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि प्यार हमारे पूरे जीवन में हर जगह मौजूद है। फिर भी दिमागी डॉक्टर इस पर धीरे धीरे ध्यान देना कम कर रहे हैं, खासकर वे लोग जो पढ़ाई की किताबें लिखते हैं। उन्हें न तो इस बात में कोई दिलचस्पी है कि प्यार कहाँ से शुरू होता है और कैसे बढ़ता है, बल्कि उन्हें तो इसके होने का अंदाजा तक नहीं है। आजकल के दिमागी डॉक्टरों ने प्यार की बात को जैसे दबा दिया है, जबकि दुनिया में मशहूर और समझदार लोग हमेशा से इसके बारे में बात करते आए हैं। मशहूर बातों वाली एक पुरानी किताब में प्यार शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि इंसानों को हमेशा से प्यार की बातों में बहुत मजा आता रहा है, चाहे दिमागी डॉक्टर कुछ भी सोचे। लेकिन इन मशहूर लोगों ने भी एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर कहा है। इन लेखकों और जानकारों ने प्यार को छोटे बच्चों से छीनकर सिर्फ जवान और बड़े लोगों की चीज बना दिया है। सोचने समझने वाले आदमियों और शायद सभी औरतों ने हमेशा प्यार के बारे में सोचा है। अगर हम बड़े होने के हिसाब से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, इंसान के अंदर प्यार की पहली भावना तब आती है जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ या माँ जैसा ख्याल रखने वाले किसी इंसान से जुड़ता है। माँ के साथ इसी गहरे जुड़ाव से बच्चा प्यार करने के और भी कई तरीके सीखता है। पर दुख की बात यह है कि इन आसान बातों के अलावा हमें और कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि प्यार के पीछे की असली वजह क्या है। हमें वह तरीका भी नहीं पता जिससे बचपन का वह माँ वाला प्यार बड़े होने पर दुनिया भर के अलग अलग रिश्तों और प्यार के रूपों में बदल जाता है। क्योंकि इस पर ज्यादा लैब टेस्ट नहीं हुए हैं, इसलिए प्यार के बारे में अब तक जो भी बातें कही गई हैं वे बस देख परख, मन की आवाज या फिर केवल अंदाजों पर ही टिकी हैं। चाहे ये बातें दिमागी डॉक्टरों ने कही हों या समाज की समझ रखने वाले सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने। दिमागी डॉक्टरों और समाज को समझने वालों का सोचने का तरीका बहुत साफ है। वे मानते हैं कि हमारी असली और पक्की जरूरतें सिर्फ भूख, प्यास और दर्द जैसी चीजें हैं। वे कहते हैं कि प्यार या लगाव जैसी भावनाएं तो इन असली जरूरतों के पीछे पीछे आती हैं। उनके हिसाब से माँ बच्चे की भूख और प्यास मिटाती है, इसलिए बच्चा माँ से जुड़ना सीख जाता है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है। यह सोचना बिल्कुल सही लगता है कि माँ खाना देती है, इसलिए बच्चा उसे एक जरूरी चीज मानने लगता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से बच्चा और माँ का रिश्ता इतना गहरा और पक्का नहीं हो सकता। भूख और प्यास मिटाने वाली चीजों पर बहुत सारी जांच पड़ताल हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर किसी भी बाहरी चीज का जुड़ाव हमारी जरूरतों से हो जाए तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी पसंद बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसके बिल्कुल उल्टा, माँ के लिए बच्चे का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे माँ उसे खाना खिलाना बंद ही क्यों न कर दे।
माँ के लिए यह लगाव पूरी जिंदगी बना रहता है और वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। एक मजेदार बात यह है कि जॉन बी वॉटसन नाम के एक दिमागी डॉक्टर ने बाकी डॉक्टरों से अलग हटकर सोचा। उनका मानना था कि प्यार हमारे अंदर जन्म से होता है और यह शरीर को छूने से जागता है। पर बाकी दिमागी डॉक्टरों ने, जिन्हें ऐसी बातें ढूंढने की आदत है जो सच नहीं होती, इस बात को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि पैदा हुए नए बच्चे में कोई अलग भावना नहीं होती। उन्होंने तो जैसे यह नियम ही बना लिया कि अपने ही बीच के समझदार लोगों की बात नहीं माननी है। इसके बाद कुछ और लोग आए जिन्होंने बीमार और बूढ़े लोगों को देखकर यह समझने की कोशिश की कि बच्चों में प्यार कैसे पैदा होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए माँ का दूध और छाती यानी ब्रेस्ट सबसे जरूरी चीज है। उनकी सोच यह थी कि बच्चे को बस दूध पीने और चूसने की जन्मजात आदत होती है। लेकिन इनमें से जॉन बोल्बी जैसे कुछ लोग अलग थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना और प्यास बुझाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से चिपक कर रहना और शरीर की गर्मी भी बच्चे की एक बहुत बड़ी और जरूरी जरूरत है। बच्चा शुरू से ही अपनी माँ से इसी जुड़ाव के लिए चिपका रहता है। जहां तक मुझे पता है, इस बात की अब तक कोई सीधी जांच पड़ताल नहीं हुई है कि छोटे बच्चों के मन में प्यार कैसे जागता है। इंसानी बच्चों पर ऐसी जांच पड़ताल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे शुरू में ज्यादा हाथ पैर नहीं हिला पाते। जब तक बच्चा हिलने डुलने के लायक होता है, तब तक प्यार की असली वजह कहीं छुप जाती है। इन सब मुश्किलों का हल हमें बंदर के छोटे बच्चों से मिल सकता है, मकाक मंकीज से। इन पर पैदा होने के 2 से 10 दिन बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। बंदर का बच्चा इंसान के बच्चे के मुकाबले जल्दी बड़ा होता है, लेकिन प्यार, चिपकना और चीजों को देखने सुनने के मामले में दोनों एक जैसे ही होते हैं। यहाँ तक कि डरना और सीखने का तरीका भी बंदरों और इंसानी बच्चों का लगभग एक जैसा ही होता है। प्यार पर अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले हमने 3 साल तक बंदर के बच्चों के साथ काम किया। हमने 60 से ज्यादा बंदर के बच्चों को पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही उनकी मां से अलग कर दिया और उन्हें बोतल से दूध पिलाया। इसका नतीजा बहुत अच्छा रहा। हमारे हाथ से पले हुए बच्चे बंदर माँ के पास पले बच्चों से ज्यादा हेल्दी और भारी थे। हम बंदरों की असली माँ से भी बेहतर माँ साबित हुए, क्योंकि हमारे पास अच्छी डाइट, विटामिन्स और बहुत सारा दुलार था, बहुत सारा केयर। इस दौरान हमने एक और इंटरेस्टिंग बात देखी। लैब में पल रहे इन बच्चों को पिंजरे के फर्श पर बिछे कपड़े से बहुत गहरा लगाव हो गया था। वे बच्चे उस कपड़े से बुरी तरह चिपक जाते थे। जब सफाई के लिए उन कपड़ों को हटाया जाता तो वे बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते और रोते थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान के बच्चे अपने तकिए, कंबल या रुई वाले खिलौनों से चिपक कर रहते हैं। एक दिन का बंदर का बच्चा भी उस कपड़े के लिए तड़पता है। सच तो यह है कि चाहे इंसान का बच्चा हो या बंदर का, उसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे किसी चीज को पकड़कर सुकून महसूस करने की भी बहुत जरूरत होती है। हमने अपनी जांच पड़ताल के दौरान एक और बात देखी। अगर एक बंदर के बच्चे को सिर्फ लोहे के तार वाले खाली पिंजरे में रखा जाए तो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वहां लोहे का एक कोना बना दिया जाए तो बच्चा थोड़ा बेहतर महसूस करता है, और अगर उस लोहे को नरम कपड़े से ढक दिया जाए तो बच्चा एकदम हेल्दी और खुश रहता है। एक आम बंदर बनने के लिए सिर्फ एक बच्चा और एक डिब्बा काफी नहीं होता। हमें लगा कि शायद माँ के दूध से भी ज्यादा जरूरी चीज है छूने वाला सुकून, कांटेक्ट, कंफर्ट। यही देखने के लिए हमने 2 नकली माँ बनाने का फैसला किया।
हमने इन्हें बड़ी समझदारी से तैयार किया। हमारी पहली नकली माँ बहुत अच्छी थी। हमने उसके शरीर को एकदम सही आकार दिया और कोई फालतू चीज नहीं लगाई। उसके पास सिर्फ एक ही ब्रेस्ट, एक ही स्तन था ताकि बच्चा आसानी से दूध पी सके। यह माँ लकड़ी के एक टुकड़े की बनी थी जिस पर नरम स्पंज लगा था और ऊपर से उसे भूरे सूती कपड़े से ढका गया था। उसके अंदर एक बल्ब लगाया गया था ताकि वह गर्म रहे। नतीजा यह हुआ कि हमें एक ऐसी माँ मिली जो नरम थी, गर्म थी और बहुत कोमल थी। यह माँ 24 घंटे बच्चे के पास रहती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी और न ही कभी बच्चे को डांटती या काटती थी। अगर इस मशीन माँ का कोई हिस्सा खराब हो जाता तो हम बस उसे बदलकर नया लगा देते थे। इसके बाद हमने एक दूसरी नकली माँ बनाई। इसे हमने जानबूझकर ऐसा बनाया कि यह ज्यादा आराम न दे सके। यह माँ सिर्फ लोहे की जाली की बनी थी। यह बच्चे को सहारा तो दे सकती थी और गर्म भी रहती थी, पर इसमें कपड़े वाली माँ जैसा छूने वाला सुकून बिल्कुल नहीं था। अब हमने असली खेल शुरू किया। हमने पिंजरे में इन दोनों माँओं को एक साथ रखा। हमने 8 नए बच्चों को लिया। 4 बच्चों के लिए कपड़े वाली माँ दूध देती थी और लोहे वाली माँ नहीं। बाकी 4 बच्चों के लिए हमने उल्टा किया। लोहे वाली माँ दूध देती थी और कपड़े वाली माँ नहीं। हमने मशीनों की मदद से यह गिना कि बच्चे किस माँ के पास कितना समय बिताते हैं। जो नतीजा निकला उसने सबको हैरान कर दिया। बच्चों के लिए छूने वाला सुकून सबसे जरूरी चीज थी। दूध मिलना उनके लिए उतना जरूरी नहीं था। मजेदार बात यह हुई कि जिन बच्चों को लोहे वाली माँ दूध पिलाती थी वे बच्चे भी धीरे धीरे उस लोहे वाली माँ के पास जाना कम करने लगे। वे सिर्फ दूध पीने के लिए लोहे वाली माँ के पास जाते और फिर तुरंत दौड़कर बिना दूध वाली कपड़े की माँ से चिपक जाते। यह बात उन पुराने डॉक्टरों की सोच से बिल्कुल अलग थी जो कहते थे कि बच्चा सिर्फ भूख मिटाने के लिए माँ से प्यार करना सीखता है। यह लगाव पूरे 165 दिनों तक ऐसे ही बना रहा, जिससे साबित हो गया कि प्यार के लिए कोमलता और एहसास सबसे जरूरी है। हमने बंदर के बच्चों के 2 अलग अलग झुंड बनाकर उनकी जांच पड़ताल की। एक झुंड को सिर्फ लोहे वाली माँ के पास रखा गया और दूसरे को सिर्फ कपड़े वाली माँ के पास। मजेदार बात यह थी कि दोनों ने बराबर दूध पिया और दोनों का वेट भी एक जैसा बढ़ा। लेकिन लोहे वाली माँ के पास रहने वाले बच्चों की हेल्थ अंदरूनी तौर पर उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनका मन दुखी रहता था। इससे यह पक्का हो गया कि माँ सिर्फ खाना देने के लिए नहीं बल्कि मन को शांति और सुकून देने के लिए भी बहुत जरूरी है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ चम्मच या बोतल से पिलाया जा सके। यह तो साथ और एहसास का मामला है। जब हमने इन बच्चों को किसी डरावनी चीज जैसे कि एक शोर मचाने वाले भालू से डराने की कोशिश की तो एक और बहुत जरूरी बात पता चली। जैसे ही बच्चों को डर लगा वे तुरंत भागकर उस नरम कपड़े वाली माँ के पास चले गए और उससे चिपक गए। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि उन्हें दूध कौन सी माँ देती है। उनके लिए उस समय सबसे जरूरी चीज बस यह थी कि वे किसी नरम और प्यारी चीज के पास सुरक्षित महसूस करें। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए कपड़े वाली माँ के लिए उनका यह लगाव, यह अफेक्शन और भी गहरा और पक्का होता गया। ठीक इसी तरह माँ या नकली माँ बच्चे के लिए भरोसे की एक जगह होती है। यह बात तब और भी साफ हो जाती है जब माँ और बच्चे को किसी नई और अनजानी जगह पर ले जाया जाता है। हमने अपने 8 बंदर के बच्चों में से 4 पर एक खास जांच पड़ताल की। हमने उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा जहां बहुत सारे नए खिलौने और चीजें थीं।
जिन्हें देखकर बंदर के बच्चों का मन उन्हें छूने और उनके साथ खेलने का करता था। हमने 8 हफ्तों तक यह काम किया। हफ्ते में 2 बार हम बच्चों को उस कमरे में ले जाते। कभी वहां कपड़े वाली माँ होती और कभी नहीं। जब कपड़े वाली माँ कमरे में होती तो बच्चा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता। वह उससे कसकर लिपट जाता, अपना शरीर उससे रगड़ता और उसके चेहरे और शरीर को छूने लगता। कुछ समय बाद उसे माँ पर इतना भरोसा हो गया कि वह उसे अपना अड्डा, अपना बेस मानने लगा। वह कमरे की नई चीजों को देखता, उनसे खेलता और फिर भागकर वापस माँ के पास आ जाता। वह बार बार ऐसा ही करता, थोड़ा बाहर घूमता और फिर वापस माँ की गोद में छिप जाता। लेकिन जब माँ कमरे में नहीं होती थी तो बच्चों का हाल बहुत बुरा हो जाता था। वे डर के मारे एक ही जगह दुबक जाते। वे जोर जोर से चिल्लाते, रोते और अपना अंगूठा चूसने लगते। उनकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। माँ के होने से उनकी घबराहट आधी रह जाती थी। माँ के बिना कुछ बच्चे तो कमरों के उस बीच वाले हिस्से की तरफ दौड़ते जहां माँ को रखा जाता था। वे एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागते और बस रोते चिल्लाते रहते। कमरे में एक कपड़े का टुकड़ा भी रखा था। बच्चे उसे पकड़ते तो थे, पर उन्हें इससे कोई सुकून नहीं मिलता था। यही हाल तब होता जब कमरे में लोहे वाली माँ को रखा जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे ने दूध लोहे वाली माँ से पिया है या कपड़े वाली माँ से। भरोसे के लिए उसे सिर्फ नरम कपड़े वाली माँ ही चाहिए थी। जिन बच्चों को शुरू से ही कोई माँ नहीं मिली थी, वे हर हाल में डरे हुए ही रहते थे। उनके लिए कोई भी चीज भरोसेमंद नहीं थी। कुछ साल पहले रॉबर्ट बटलर ने एक मजेदार बात दिखाई। अगर बड़े बंदरों को एक अंधेरे डिब्बे में बंद कर दिया जाए तो वे बार बार एक छोटा दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हैं। उन्हें इसके लिए कोई खाना नहीं मिलता, बस बाहर देखना ही उनके लिए बड़ा इनाम है। हमने इसी बात का इस्तेमाल करके प्यार नापने वाली मशीन बनाई। आमतौर पर हम यह जांच पड़ताल तब शुरू करते हैं जब बंदर का बच्चा 10 दिन का होता है। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 3 दिन का बच्चा भी बड़े चाव से घंटों तक बाहर देखता रहता है। बंदर के बच्चे भी हमारी तरह अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को देखते हैं। हमने उन्हें 4 अलग अलग चीजें दिखाई: कपड़े वाली माँ, लोहे वाली माँ, एक दूसरा बच्चा और एक खाली डब्बा। नतीजा बहुत साफ था। जिन बच्चों को दोनों माँओं के साथ बड़ा किया गया, वे सबसे ज्यादा कपड़े वाली माँ या दूसरे बंदर के बच्चे को देखना चाहते थे। उन्हें लोहे वाली माँ को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए लोहे वाली माँ और खाली डिब्बा एक बराबर थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि दूध लोहे वाली माँ ने पिलाया था या कपड़े वाली माँ ने। जिन बच्चों को शुरू से किसी माँ के साथ नहीं रखा गया था, उन्हें किसी भी माँ को देखने में कोई मजा नहीं आया। लेकिन जिन्हें सिर्फ कपड़े वाली माँ के साथ रखा गया था, वे उसे बार बार देखना चाहते थे। इससे हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि प्यार अंधा नहीं होता, वह अपनी पसंद पहचानता है। जब हमने बच्चों को लगभग 6 महीने 165 से 170 दिन तक अपनी नकली माँओं से दूर रखा और फिर दोबारा टेस्ट किया, तब भी उन्होंने अपने कपड़े वाली माँ को ही चुना। लोहे वाली माँ को जैसे वे भूल ही चुके थे। इतने दिनों की जुदाई के बाद भी उनका प्यार और लगाव पहले जैसा ही पक्का रहा। जब बच्चों को कुछ समय के लिए माँ से अलग कर दिया गया और फिर उन्हें दोबारा मिलाया गया, तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। अब जब वे अपने कपड़े वाली माँ को देखते तो तुरंत उसकी तरफ दौड़ते, उस पर चढ़ जाते और उससे बुरी तरह चिपट जाते। वे अपना सिर और अपना चेहरा माँ के शरीर से रगड़ते थे। पहले वे माँ के पास जाकर फिर खेलने निकल जाते थे, लेकिन अब वे माँ को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वे बस माँ से चिपके रहते और यहाँ तक कि उसे प्यार से काटते और नोचते भी थे।
कमरे में रखे खिलौनों में अब उनका कोई मन नहीं लगता था। बस कभी कभार कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए माँ को छोड़ता, जमीन से एक कागज का टुकड़ा उठाता और तुरंत वापस भागकर माँ की गोद में आ जाता। ऐसा लगता था कि माँ से दूर रहने की वजह से उसके मन में छूने वाले सुकून की भूख बहुत बढ़ गई थी। माँ की यह जरूरत उनके घूमने फिरने और खेलने के मन पर भारी पड़ गई थी। पूरे 185 दिनों तक उनका यही हाल रहा। फिर हमने एक और मजेदार जांच पड़ताल की। हमने कपड़े वाली माँ को कमरे के बीच में रखा, लेकिन उसे एक आर पार दिखने वाले कांच जैसे डिब्बे से ढक दिया। शुरू में बंदर के बच्चे बहुत परेशान और दुखी हुए। वे माँ को छूना चाहते थे पर छू नहीं पा रहे थे। लेकिन जल्द ही वे समझ गए और वे उस डिब्बे को अपना अड्डा बनाकर आसपास खेलने लगे। वे कमरे के खिलौने उठाते और उन्हें माँ वाले डिब्बे के पास ले आते। माँ को छू न पाने के बावजूद उसे बस अपनी आंखों के सामने देख लेना ही उनके लिए एक बड़े सहारे जैसा था। माँ को सिर्फ देखने भर से ही उनकी घबराहट बहुत कम हो गई थी। इससे यह सबूत मिला कि माँ का पास होना ही बच्चों को हिम्मत देता है, चाहे वे उसे छू पाएं या नहीं। हमने एक और पहेली वाला खेल भी रखा। बंदर के बच्चे को माँ के पास पहुंचने के लिए 3 तालों वाली एक पहेली सुलझानी पड़ती थी। हमने देखा कि जब माँ अंदर होती थी तो बच्चे उस पहेली को खोलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन अगर अंदर कोई नहीं होता था तो वे उतनी कोशिश नहीं करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्हें बचपन में लोहे वाली माँ ने दूध पिलाया था या कपड़े वाली माँ ने। बड़े होने पर उन्हें सिर्फ अपनी वही पुरानी कपड़े वाली माँ ही चाहिए थी। जांच पड़ताल के बाद जो बात सामने आई वह बिल्कुल साफ है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों का अपनी माँ के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। इससे यह साफ हो जाता है कि यह प्यार वाला रिश्ता ऐसा है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। अगर बच्चा अपनी माँ से बहुत कम भी मिलता है तो भी यह रिश्ता सालों साल बना रहता है। प्यार का यह एहसास, यह फीलिंग उतनी ही पक्की है जितना कि हमारा डर या दर्द होता है। डर के समय या नई जगहों पर बच्चे अपनी माँ के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, उसे सिर्फ शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। अब उन 4 बच्चों की कहानी सुनिए जिन्हें शुरू से किसी माँ के साथ नहीं रखा गया था। जब वे बच्चे 250 दिन के हो गए तब हमने उनके पिंजरे में एक कपड़े वाली माँ और एक लोहे वाली माँ रख दी। उस समय वे बच्चे ठोस खाना यानी सॉलिड फूड खा रहे थे, इसलिए उन्हें दूध की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने पहली बार इन नकली माँओं को देखा तो वे बुरी तरह डर गए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और भागने का रास्ता ढूंढने लगे। वे माँओं से बहुत दूर रहे और डर के मारे एक जगह दुबक कर बैठ गए। हमें एक पल के लिए लगा कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और ये अनाथ बच्चे कभी किसी से प्यार करना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से यह डर सिर्फ 1-2 दिन ही रहा। धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा। वे कपड़े वाली माँ के करीब जाने लगे। जल्द ही वे भी दूसरे बच्चों की तरह कपड़े वाली माँ के साथ खेलने लगे और उसे जोर जोर से पकड़ने लगे। अब हालत यह थी कि जब भी वे डरते तो तुरंत दौड़कर अपने कपड़े वाली माँ के पास चले जाते थे। उन्हें माँ से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही ये बच्चे अपने कपड़े वाली माँ से दिन भर में करीब 9 घंटे तक चिपके रहने लगे। अगले 1 महीने तक उनका यह तरीका बिल्कुल एक जैसा रहा। वहीं दूसरी तरफ लोहे वाली माँ के साथ ये बच्चे दिन भर में 1.5 घंटे से भी कम समय बिताते थे। यह नतीजा बिल्कुल उन बच्चों जैसा ही था जिन्हें पैदा होते ही माँ मिल गई थी। हालांकि जिन बच्चों को माँ देर से मिली उन्होंने पहले वाले बच्चों के मुकाबले माँ के साथ आधा समय ही बिताया। इसका एक कारण यह हो सकता है कि बचपन का शुरुआती अनुभव, अर्ली एक्सपीरियंस बहुत जरूरी चीज है।
जिन बच्चों को शुरू से माँ का साथ मिलता है उनका लगाव, उनका अफेक्शन ज्यादा गहरा होता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि बचपन के दिन कितने कीमती होते हैं। हमने इन बच्चों के साथ देखने वाला खेल भी किया, विजुअल टेस्ट। शुरू में ये बच्चे कपड़े वाली माँ को देखने के बजाय लोहे वाली माँ या खाली डिब्बे को ज्यादा देख रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कपड़े वाली माँ का चेहरा उन्हें डरावना लग रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में कभी नहीं देखा था। लेकिन तीसरी बार के खेल तक सब कुछ बदल गया। अब वे बच्चे कपड़े वाली माँ को ही सबसे ज्यादा देखना चाहते थे। चौथे खेल तक तो यह बिल्कुल साफ हो गया कि उनकी पहली पसंद सिर्फ कपड़े वाली माँ ही है। शुरुआत में इन 4 बच्चों में से सिर्फ एक ने ही कपड़े वाली माँ को छुआ था। उनके लिए वह माँ भरोसे की जगह नहीं थी, बल्कि उसे देखकर वे और भी ज्यादा डर जाते थे। जब वह कपड़े वाली माँ उनके सामने होती तो वे और भी ज्यादा घबरा जाते थे। लेकिन करीब 60 दिनों तक साथ रहने के बाद सब कुछ बदल गया। अब जब कपड़े वाली माँ उनके साथ होती तो उनका डर आधा रह जाता। यह नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन बच्चों का था जिन्हें पैदा होते ही माँ मिल गई थी। अब ये बच्चे भी निडर होकर खेलने लगे और अपनी माँ को एक सुरक्षित अड्डे की तरह इस्तेमाल करने लगे। पर एक छोटा सा फर्क अभी भी था। ये बच्चे एकदम से दौड़कर माँ से नहीं चिपटते थे। वे पहले थोड़ा हिचकिचाते थे, यहाँ वहां देखते थे और फिर धीरे से माँ के पास जाते थे। इससे यह पता चला कि अगर माँ मिलने में बहुत देरी हो जाए तो प्यार तो होता है, पर वह उतना गहरा नहीं होता जितना बचपन से साथ रहने पर होता है। पिछले 2 सालों में हमने उन बच्चों को भी देखा जो अपनी असली माँ के साथ पल रहे थे। हमने पाया कि असली माँ और कपड़े वाली माँ का प्यार लगभग एक जैसा ही होता है। असली माँ के पास रहने वाला बच्चा भी घंटों उससे चिपका रहता है। डर के समय वह भी भागकर माँ के पास ही जाता है और वहां उसे बहुत सुकून मिलता है। सच तो यह है कि असली माँ से मिलने वाला भरोसा कपड़े वाली माँ से मिलने वाले भरोसे से जरा भी ज्यादा नहीं था। माँ चाहे असली हो या कपड़े की, बच्चे और माँ के बीच एक बहुत गहरा और पक्का रिश्ता बन ही जाता है। इसी को हम साथ या टुगेदरनेस कहते हैं। भले ही छूने वाला सुकून बहुत जरूरी चीज है, पर हमें लगता है कि प्यार की और भी कई वजहें हो सकती हैं जिनकी जांच पड़ताल करना अभी बाकी है। शायद बच्चे को सही तरह से सहारा देना भी ऐसी ही एक वजह हो। किसी ने तो यहां तक कहा है कि एक अच्छी नकली माँ बनाने के लिए उसमें कम से कम 10 हाथ होने चाहिए ताकि वह बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सके। हम यह भी देख रहे हैं कि क्या झूला झूलने वाली माँ ज्यादा अच्छी होती है या एक जगह रुकी हुई माँ। हमने देखा कि बच्चों को सिर्फ छूना ही नहीं बल्कि माँ से चिपकना भी बहुत पसंद है। माँ की आवाज भी बच्चों के मन में प्यार जगाने का एक तरीका हो सकती है। शायद आंखों से देखना भी प्यार बढ़ाने का काम करता है और छोटा बच्चा अपनी माँ की तस्वीर अपने मन में छाप लेता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये सब चीजें और भी जरूरी हो जाती हैं। एक बड़े जानकार जॉन बोल्बी का कहना है कि बच्चे अपनी माँ के चेहरे को बहुत गौर से देखते और ढूंढते हैं। शुरू में बंदर के बच्चे अपनी माँ के चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक वैसे ही जैसे इंसान के छोटे बच्चे करते हैं। पर 30 दिन का होते होते वे माँ के चेहरे को पहचानने लगते हैं और उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। हमारी पहली नकली माँ का सिर बस एक लकड़ी का गोल बॉल जैसा था, क्योंकि बच्चा समय से पहले पैदा हो गया था और हमारे पास सुंदर चेहरा बनाने का समय नहीं था। उस बंदर के बच्चे ने 180 दिनों तक उसी बिना चेहरे वाली माँ के साथ वक्त बिताया। फिर हमने उसके सामने 2 ऐसी माँ रखी जिनके चेहरे पर पेंट से आंख नाक बने हुए थे। पर यहाँ एक बहुत अजीब बात हुई।
वह बच्चा बार बार उन चेहरों को घुमा देता था ताकि उसे सिर्फ गोल और सादा हिस्सा ही दिखे, पेंट किया हुआ चेहरा नहीं। हम जितनी बार चेहरा सीधा करते वह उतनी ही बार उसे उल्टा कर देता। बाद में तो वह और भी माहिर हो गया। वह माँ का सिर ही उखाड़ देता और उसे पिंजरे में फुटबॉल की तरह लुढ़काने लगता। यह देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। अब हम इस बात पर और गहरी जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि माँ का चेहरा बच्चे के प्यार को बढ़ाने में कैसे काम करता है। अभी तक हमने सिर्फ माँ और बच्चे के प्यार को देखा है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके इतने अच्छे हैं कि अब हम यह भी जान सकते हैं कि प्यार बाकी लोगों तक कैसे पहुंचता है। अब हमारे लिए पिता और बच्चे का प्यार या दो बच्चों के आपस के प्यार की जांच पड़ताल करना बहुत आसान हो गया है। अब हमें पता है कि बच्चे का अपनी नकली माँ के लिए लगाव बहुत पक्का होता है, इसलिए अब हम कई और बातों को समझ सकते हैं, जैसे खाने के समय का बच्चे पर क्या असर होता है, या फिर अगर माँ का व्यवहार बार बार बदले तो बच्चे को कैसा लगता है। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन्हें हम गहराई से समझना चाहते हैं। मैंने जो भी जांच पड़ताल की है वह आगे चलकर बहुत काम आएगी। आज समाज और पैसे का मामला ऐसा हो गया है कि महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर साइंस और फैक्ट्रियों में काम करने लगी हैं। ऐसे में बच्चों को सही तरह से पालने का सवाल बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन हमारी इस खोज से एक बहुत ही राहत वाली बात सामने आई है। अब हम जानते हैं कि मर्द यानी मेल्स भी बच्चों को पालने में औरतों के बिल्कुल बराबर हैं। उनके पास भी वे सारी जरूरी चीजें हैं जो एक बच्चे को पालने के लिए चाहिए। अब हमें यह पक्का पता है कि औरतों की जरूरत घर पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वे दूध पिला सकती हैं। शायद आने वाले समय में माँ का दूध पिलाना सिर्फ एक शौक बन जाए जो केवल बहुत अमीर लोग ही कर पाए। दुनिया चाहे किसी भी तरफ जाए, पर यह जानकर बहुत सुकून मिलता है कि अब हमने प्यार की असली खूबी को पहचान लिया है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।